विश्व अस्थमा दिवस। डॉक्टर श्याम अग्रवाल अस्पताल में बच्चों की निःशुल्क जांच व रोगी व उनके अभिभावकों से संवाद और परामर्श। बीकानेर, 6 मई। विश्व अस्थमा दिवस पर मंगलवार को जसूसर गेट के बाहर डॉक्टर श्याम अग्रवाल चिल्ड्रन अस्पताल व अनुसंधान केंद्र में बच्चों के अस्थमा की निःशुल्क जांच की गई तथा रोगी व उनके अभिभावकों से संवाद करते हुए परामर्श दिया गया। विश्व अस्थमा दिवस की थीम ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा GINA की ओर से प्रदत्त थीम श्वसन उपचार को सभी के लिए सुलभ बनाना। बच्चों में अस्थमा के कारण उपचार पर बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्याम अग्रवाल ने विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बच्चों व उनके अभिभावकों को बच्चों में अस्थमा व एलर्जी रोग के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए उनकी शंकाओं का समाधान किया तथा बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने, समय पर उपचार कराने, इन्हेलर लेने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इन्हेलर दवाओं से अधिक सार्थक व उपयोगी उपचार है। इन्हेलर के साइड इफेक्ट कम होते तथा रोगी को स्वस्थ होने बाद लेने की आवश्यकता नहीं रहती। धूल, धुआं, प्रदूषण, प्रोसेस्ड फूड और स्ट्रेस व एलर्जी होने वाले खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। डॉक्टर श्याम अग्रवाल ने बताया कि अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो रोगी के फेफड़ों को प्रभावित करती है। अस्थमा के 3 प्रकार में ब्रोंकोस्पाज्म में प्राणवायु श्वास के मार्ग के आसपास की मांसपेशियां सिकुड़ जाती है, श्वास के मार्ग को संकुचित बना देती है। वही मांसपेशियों में सूजन आने से श्वास फेफड़ों के बाहर व अंदर नहीं आने देता। रोगी के बलगम बनता है जो श्वास के मार्ग को अवरुद्ध करता है। रोगी के सांस में तकलीफ, घबराहट, चलने पर श्वास का फूलना सहित समस्याओं सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि बच्चों में लगातार खांसी, निमोनिया, एलर्जी आदि के कारण अस्थमा 5 वर्ष की आयु से पहले शुरू होता है और शिशुओं और छोटे बच्चों में सकता है। प्रारंभिक अवस्था में इलाज करवाने से बच्चे बड़े होकर अस्थमा से बच सकते हैं। अस्थमा किसी को भी हो सकता है। एलर्जी वाले लोगों या तंबाकू के धुएं के संपर्क में आने वाले लोगों में अस्थमा अधिक होने की संभावना रहती है। आनुवंशिक कारणों से भी बच्चों में अस्थमा या एलर्जी हो सकती है। डॉक्टर श्याम अग्रवाल ने कहा कि अस्थमा की नियमित जांच योग्य चिकित्सक से करवाएं तथा उपचार लें। उपचार में किसी तरह की कोताही जानलेवा भी साबित हो सकती है। उन्होंने बताया कि रोगियों व उनके अभिभावकों से कहा कि हर माह के दूसरे रविवार को बच्चों की अस्थमा की जांच होती है। रोग की आशंका होने पर नियमित जांच करवाएं तथा उपचार लें। बच्चों को वायु प्रदूषण, धूल के कारण, नमी वाली जगहों पर लगने वाली फफूंद, कीट, तिलचट्टे, चूहे और अन्य घरेलू कीट और पालतू जानवर, तेज रसायन व गंध, पत्थर की घिसाई, मिट्टी की खुदाई, सफाई के उत्पाद, बीकानेर में चलने वाली आंधियां भी अस्थमा का कारण बन सकती है। बताओ क्या है? विश्व अस्थमा दिवस के उपलक्ष्य में आज एक कैंप रखा गया है बच्चों में अस्थमा एलर्जी संबंधी बीमारी के लिए हमारे अस्पताल में। पिछले 15 साल से हर माह के दूसरे रविवार को यह कैंप निर्बाध रूप से चल रहा है। आज इस कैंप का अस्थमा दिवस पर लगाने का मूलभूत उद्देश्य यह है कि जनरली जो बच्चों को खांसी, जुकाम, सांस लेने में दिक्कत होती है तो एक सामान्य घर में और सामान्य जनमानस में यह है कि हमारे बच्चे को सर्दी, जुकाम, निमोनिया हो गया। और सर्दी, जुकाम, निमोनिया अगर ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी में होता है कि भाई हमें लग रहा हो कि हर 10वें 15वें दिन बच्चे को अस्पताल ले जाना पड़ता है या डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, कई बार भाप लगानी पड़ती है और कई बार ज्यादा सांस में दिक्कत होने पर एडमिट भी करवाना पड़ सकता है। तो ये विशेषकर जो बार बार होने वाले सर्दी, जुकाम, खांसी, सांस लेने में दिक्कत, सांस में आवाज आना, रात की खांसी ज्यादा होना, सूखी खांसी ज्यादा होना, ये सारे लक्षण अगर किसी बच्चे में या किशोर वय अवस्था में दिखाई देते हैं तो हो सकता है कि ये सामान्य सर्दी, जुकाम या निमोनिया नहीं होकर के यह अस्थमा का लक्षण हो सकता है। अस्थमा का लक्षण जो है, ये सारे जो लक्षण है वो पूरे अस्थमा के लक्षण है। और जनमानस में ये कमी होती है अवधारणाओं की कि भाई बच्चे को सर्दी जुकाम है, सामान्य दवाई ले लेते हैं, जब तक दिख रहा है, जब तक चल रहा है तब तक चलाते हैं। तो मेरा सभी को, अभिभावकों को यह कहना है कि अगर आपके बच्चे को बार बार सांस संबंधी दिक्कत हो रही है, खांसी जुकाम हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है और उसको भाप लगाने पे, नेबुलाइज करवाने पे उसको आराम आ रहा है, तो ऐसे अवस्था में उस बच्चे को ये समझे कि उसको अस्थमा या एलर्जी है
और उसको सही तरीके से उसका निदान करें। जहां तक अस्थमा एलर्जी की बीमारी का सवाल है कि इसमें जो ट्रिगर्स होते हैं, सांस की नली की सिकुड़न जो होती है, सिकुड़न और सूजन ये होती है कुछ बच्चों में। जैसे कि एक ये ब्रीदिंग ट्यूब मॉडल है जिसमें एक सामान्य सांस की नली इस टाइप की होती है जिसमें सांस लेने में छोड़ने में दोनों में बड़ा आराम रहता है। फिर जब कभी दिक्कत होती है बहुत ज्यादा सांस लेने में तो सांस की नली ऐसी हो जाती है। तो इसमें देख रहे हैं आप कि अंदर बलगम भी जमा हुआ है, सांस लेने में तकलीफ है, काफी छोटी हो गई, सांस छोड़ने में दिक्कत होती है। जितना भी सांस छोड़ते टाइम में जो है वो बड़ी परेशानी होती है बच्चे को और सीटी जैसी आवाज आने लगती है क्योंकि इसमें कुछ जगह ही नहीं है सांस की नली में। फिर जब इस अवस्था में कोई बच्चा है तो उसको तुरंत रिलीफ दिलाने के लिए कुछ भाप वगैरह लगाया, कुछ दवाइयां दी तो थोड़ी देर के लिए सांस की नली की सिकुड़न कम हो गई, लेकिन सूजन कम नहीं होती, सूजन ऐसी की ऐसी रहती है। तो ये बेसिकली साइकिल चलता रहता है, ऐसे आने में, इस तरह की सांस की नली से इस तरह की सांस की नली में, लेकिन बच्चा पूर्णतया ठीक नहीं हो पाता। तो जो वैज्ञानिक अवधारणा है कि हमारी सांस की नली इस तरह की नहीं हो जाए परमानेंटली, इसके लिए हमें कुछ प्रिवेंटर दवाइयां होती है, सांस की नली को खुला रखने वाली दवाइयां होती है जिससे अस्थमा का, एलर्जी का बचाव हो। तो उस अवस्था में वो दवाई दी जाती है इनहेलर के रूप में। तो इनहेलर जो जनरली सांस की नली में ही वो दवाई जाती है क्योंकि हमें सांस की नली में ही दिक्कत है, स्मॉल एयरवेज में दिक्कत है, मीडियम एयरवेज में दिक्कत है। तो उसको संकुचनशीलता को खत्म करने के लिए, सूजन को कम करने के लिए हमें लगातार प्रिवेंटर देते हैं डॉक्टर की सलाह अनुसार रेगुलर रूप से। वो जैसे अभी हमने आदित्य की जांच की थी, फूंक मार करके करने वाली, जो जिसको पीक एक्सपायरेटरी फ्लो मीटर कहते हैं। तो ये एक निगरानी है, जैसे बुखार नापने के लिए यंत्र होता है वैसे सांस की नली की संकुचनशीलता के लिए ये यंत्र है। तो दवाई लेते रहे, लगातार इनहेलर का प्रयोग करें और ये रोजाना या पीरियोडिक बेसिस पे इसका असेसमेंट करें और किस तरह से दवाई को कम करना है या बढ़ाना है। और बेसिकली अस्थमा के इलाज का जो मुख्य उद्देश्य है कि एक तो लाइफ स्टाइल, क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब नहीं हो, बच्चा स्कूल जाता रहे, अपने काम करता रहे, ढंग से नींद लेते रहे और बच्चा अपनी पढ़ाई और खेलकूद में एक सामान्य बच्चे की तरह इन्वॉल्व हो सके। ये अस्थमा का इलाज का एक पूरा टारगेट है। अब रही बात कि कई बार ये हो जाता है कि डॉक्टर साहब ये मेरे बच्चे को क्यों है, तो इसमें एलर्जी, कुछ बच्चे की जो सांस की नली है वो हाइपर रिएक्टिव होती है। तो उसमें जैसे भी बाहर के एलर्जन तत्व है, परागकण है, धूल मिट्टी है, आंधी का टाइम है, या अचानक से मौसम परिवर्तन हुआ है, या फिर घर में कारपेट जैसे चीजों में कोई माइट्स वगैरह हैं जो लगातार, और जो धूल मिट्टी है, उनसे ये संभावना काफी होती है। और प्राय हमारे पश्चिमी राजस्थान में बच्चों में अस्थमा देखने को मिलता है। इसके अलावा सामान्य वायरल इन्फेक्शन जो फ्लू होता है, वो भी वायरस जो है वो अस्थमा को, एलर्जी को ट्रिगर करता है। तो हमें उस अवस्था में भी अगर बच्चे को वायरल बुखार हो रखा है या खांसी जुकाम भी है तो तुरंत उसका उपचार कराना चाहिए, न कि हम ऐसे लगे रहे कि चलो कोई बात नहीं, सामान्यतः ऐसे ही ठीक हो जाएगा या डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से दवाई लेने से ठीक हो जाएगा। बचाव की बात बताई मैंने, इनहेलर बचाव के लिए भी है, जब ज्यादा सांस में दिक्कत होती है उसके लिए भी है। और आज का जो कैंप का जो है कि भाई ये इनहेलर सभी को अफोर्डेबल है, सब लोग इसको यूज कर सकते हैं। इस बार जो अस्थमा का जो है कि सभी को ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। पूरे विश्व में एक तरह की बीमारी के लिए एक ही तरह का ट्रीटमेंट हो, ये हमारा थीम है कि हमारा बच्चा उस विश्व स्तरीय ट्रीटमेंट से नहीं बचे, उसका रोक नहीं पाए, हम उसको भी वही ट्रीटमेंट दे पाए जो विश्व स्तर में कोई भी बच्चा लेना चाहता है। और ये बहुत ज्यादा सुरक्षा वाली दवाई है, सेफ दवाई है, इसके साइड इफेक्ट नहीं है। कई बार भ्रांतियां होती है कि हमारे बच्चे को इस दवाइयों की आदत पड़ जाएगी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे जरूरत है, जैसे हम रोटी भूख लगती है तो रोटी रोजाना खाने की जरूरत है, तो हमारी जरूरत है, नहीं कि आदत है रोटी खाना। वैसे इनहेलर भी, अगर बच्चे को अस्थमा एलर्जी है तो इनहेलर ही एक साइंटिफिक दवाई है जिसमें कम मात्रा में दवाई देके डायरेक्ट फेफड़ों में दवाई पहुंचा के हम बिना सिस्टमिक, बिना पेट में दी हुई दवाई से बच्चे को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और बच्चे की जो अस्थमा है उसको कंट्रोल रखेंगे तो उनकी किशोर अवस्था, उनके जो एडल्ट है और बुढ़ापा भी उनका जो है अच्छी तरह से जाएगा, क्योंकि कंट्रोल ही इस बीमारी का हमारा टारगेट होता है। और बच्चा, दूसरा टारगेट ये होता है कि ऐसे अस्थमा वाले बच्चों को कई बार हमें पता चलता है कि अचानक से सांस में बहुत ज्यादा दिक्कत बढ़ी और मेडिकल असेसमेंट नहीं है, उसके पास कोई इनहेलर नहीं है, तो वो अचानक से बच्चा कोलैप्स हो जाता है या कई बार आईसीयू में पहुंचने की नौबत आ जाती है। तो हमारे पास जो प्रोटोकॉलाइज ट्रीटमेंट है
कि पहले तो ये बच्चे को देखा जाता है कि बच्चा अस्थमा एलर्जी है, उसको प्रमाणित किया जाता है। उसको प्रमाणित करने के बाद में इनहेलर संबंधी दवाइयों के बारे में जानकारी दी जाती है। वो एक टीम है हमारी अस्थमा ट्रीटमेंट प्लान की, अस्थमा एक्शन प्लान की एक टीम है। वो टीम सजेस्ट करती है, पहले जांच करती है, स्पायरोमेट्री करती है। उसके बाद में उस बच्चे की पूर्णतया जांच होकर के, हाइट वेट जांच होकर के उसको किस टारगेट में पहुंचाना है, उस हिसाब से उसको इनहेलर दवाइयां दी जाती है जो बहुत सुरक्षित होती है। इसके साथ साथ घर वालों को एक अस्थमा डायरी दी जाती है, उसमें वो उसकी रिकॉर्ड करते हैं कि रोजाना उसकी एक्टिविटी कैसी है, सांस में दिक्कत कितनी रहती है, कितनी बार उसको स्कूल एब्सेंट होना पड़ रहा है। तो इससे हमें निरंतर रूप से ये काम करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा बच्चा कितना स्वस्थ होता जा रहा है और कितना कंट्रोल में है। तो इससे दो उद्देश्य हैं आज के अस्थमा अवेयरनेस डे पर। एक तो ये बताना कि अगर बार बार सांस में दिक्कत है, खांसी जुकाम है, तो हो सकता है अपने बच्चे को अस्थमा हो। दूसरा बात है ये है कि अस्थमा के अटैक नहीं आए, आईसीयू में नहीं पहुंचे, उसके लिए हम सजग रहेंगे और सही तरीके से ट्रीटमेंट चलाएंगे और हम अस्थमा का ट्रीटमेंट भी लेंगे, अस्थमा के एक्शन प्लान को भी समझेंगे जो डॉक्टर के द्वारा बताया गया हुआ है या टीम के द्वारा बताया गया हुआ है, और अस्थमा की डायरी मेंटेन करेंगे। और आज हम ये प्रण करें, मैं पीडियाट्रिशियन हूँ डॉक्टर श्याम अग्रवाल, साथ में हमारी टीम और पूरे